आज सुबह ठीक 7:40 पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी ने चलाया। नीट यूजी के पेपर लीक के खिलाफ, और उन्होंने इस फास्ट के दौरान एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। एक आदमी, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर एक गरीब लद्दाखी लड़के की जो कुछ बिल्कुल भी शून्य से उठा, जिसने 300-400 पेटेंट्स अपने नाम पर करवाए। असली रेंचो, असली फुंगसुक वांगडू, एक अकेला जीनियस साइंटिस्ट जिसने पहाड़ों को बदल दिया। दूसरी तस्वीर एक राजनेता का बेटा, एक अमीर परिवार से, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, जिसने एक भी पेटेंट नहीं करवाया, एक भी रिसर्च पेपर नहीं लिखा, जिस पर लैंड और फॉरेन फंडिंग के सवाल भी उठ रहे हैं, और उसको एक मैन्युफैक्चर्ड हीरो का खिताब भी दिया जा रहा है। दोनों तस्वीरें इंटरनेट पर घूम रही हैं, दोनों को लाखों लोग सच मानते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह सच हो ही नहीं सकते। तो आज हम पहली तस्वीर बनाएंगे, दूसरी तस्वीर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे। आज हम सिर्फ एक काम करेंगे, अपनी फाइल खोलेंगे, हर क्लेम को टेबल पर रखेंगे और उस पर स्टैंप लगाएंगे, वेरीफाइड, डिस्प्यूटेड या झूठ। दोनों तरफ के गवाह बुलाएंगे और फिर फैसला आप पर छोड़ देंगे, क्योंकि इस चैनल पर एक ही उसूल है दोस्तों, हम किसी के दोस्त नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं, हम सिर्फ रिकॉर्ड के साथ खड़े होते हैं और रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता। यही है द फॉरेंसिक डॉकेट। मैं हूं एडवोकेट ऋषभ, और आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फाइल को खोलने का वक्त इससे अच्छा हो ही नहीं सकता जब हम ये रिकॉर्ड टेबल पर रख रहे हैं। कहानी अपने सबसे तेज मोड़ पर है। आज सुबह ठीक 7:40, ध्यान से 7:40 पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर और डॉक्टरों की सलाह पर ये उनके भूख हड़ताल का 21वां दिन था। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है या नहीं, अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हॉस्पिटल का ऑफिशियल बयान जाने तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और डिहाइड्रेशन से कमजोरी हुई है, लेकिन अभी स्थिति स्टेबल है, लगातार निगरानी जरूरी है। लेकिन यही एक ट्विस्ट भी आता है। वांगचुक जी ने हॉस्पिटल जाने के बाद भी अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। उन्होंने कुछ भी ओरली या इंट्रावेनसली स्वीकार नहीं किया और दवाइयां लेने से और कुछ भी खाने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर दोस्तों, ये फास्ट था किस लिए? ये लद्दाख के लिए था? नहीं। क्या ये उनकी पर्सनल लड़ाई थी? जी नहीं। ये दोस्तों फास्ट रखा गया था या प्रोटेस्ट की गई थी एक जेनजी मूवमेंट के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट यूजी के पेपर लीक की वजह से एक प्रोटेस्ट शुरू किया दिल्ली जंतर मंतर पर, और हमारे वांगचुक जी उसका एक चेहरा बन गए। उन्होंने वहां जाकर के वो हड़ताल शुरू कर दी और साथ में मांगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। वांगचुक जी खुद इस लीक से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे, बस वो एक चेहरा बनकर आगे आए हैं। और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि आज सुबह 7:40 पर हुआ, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने स्टेज से अनाउंस कर दिया कि अब वो उनकी जगह पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें आज सुबह मारपीट की और साथ में डिटेन भी कर लिया। पर इस बात पर दिल्ली पुलिस ने कोई जवाबदेही नहीं दिखाई, ना कोई जवाब देने की कोशिश करी। 20 जुलाई का चलो संसद मूवमेंट आज भी तय है और जारी है। तो आज पूरा देश इस एक ही आदमी पर क्यों बात कर रहा है? क्यों इस एक आदमी के बारे में सभी जगह सवाल पूछे जा रहे हैं? हर इंसान की नजर इस इंसान पर क्यों है? चलिए फाइल खोलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, फाइल खोलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम आखिर करने क्या वाले हैं। हम एक एक बात को उठाएंगे, उन सभी रिकॉर्ड्स को हम टेबल पर रखेंगे और उनके फैक्ट्स चेक करेंगे, वो सही हैं या गलत, वेरीफाइड हैं, अनवेरीफाइड, ट्रू हैं या फॉल्स। सभी फैक्ट्स को मैं आपके सामने रखूंगा, आपकी चीजें, आपकी दलीलें और आपका फैसला। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्लेम, और सबसे पहले आप शायद किसी रील में सुन ही लिए होंगे कि सोनम वांगचुक के नाम पर 400 पेटेंट्स हैं। अक्सर ये 3 इडियट्स फुंसुक वांगडू के साथ जोड़ दिया जाता है। वो जीनियस जिसके
फिल्म में 400 पेटेंट्स थे, तो चलिए इसे टेबल पर रखते हैं और गूगल पेटेंट्स खोलते हैं और ढूंढते हैं। नतीजा, इंडिपेंडेंट लोगों ने, रिसर्चर्स ने और बाकी सभी तरह से, जिस तरह से मैं रिसर्च कर सकता था मैंने पूरी रिसर्च की, जो मिला वो काफी शॉकिंग है। सोनम वांगचुक के नाम पर एक भी पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है। आइस स्तूपा से रिलेटेड एक पेटेंट में उनका नाम जरूर आता है, पर वह भी उन्होंने प्रपोज नहीं किया। ही इज नॉट पेटेंट होल्डर इन दैट थिंग। उनको सिर्फ इंस्पिरेशन के रूप में वहां पर लिखा गया है। लेकिन यहीं रुकिए, यही एक ईमानदार डॉक्यूमेंट्री का फर्ज शुरू होता है। 0 पेटेंट्स का मतलब बंदा फ्रॉड नहीं है। इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात ये कि 400 पेटेंट्स वाली बात वांगचुक जी ने कभी अपने मुंह से बोली ही नहीं। ये मीडिया और फैंस ने फुंगसुक वांगडू के कैरेक्टर से उठा करके उनके साथ जोड़ दिया। और खुद वांगचुक ने कुछ सालों पहले कहा था कि वह फुंगसुक वांगडू नहीं है, और 3 इडियट्स बनाने वाले ने उनसे पूछा तक नहीं था। यही बात कुछ समय पहले आमिर खान ने भी एक मीडिया रिपोर्ट के दौरान दोहराई भी थी। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. दूसरा, आइस स्तूपा को जानबूझकर पेटेंट नहीं कराया गया। ओपन इसलिए रखा गया ताकि उसकी टेक्नोलॉजी को दूसरे लोग भी इस्तेमाल में ले रहे हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में आगे लिया भी जा रहा है। कुछ देश, जिनमें से पाकिस्तान, किर्गिस्तान और चिले का नाम सबसे पहले आता है, अगर पेटेंट हो जाता तो वह देश इसको आसानी से इस्तेमाल में ना ले पाते। इसी वजह से उन्होंने इसके पेटेंट के लिए नहीं डाला। हम चलते हैं सेक्शन 2 की ओर। हु रियली इन्वेंटेड द आइस स्तूपा? आखिर आइस स्तूपा किसने बनाया? ये वो एक चीज है जिसने वांगचुक को दुनिया भर में मशहूर किया। आइस स्तूपा, सर्दियों के बहते पानी को बर्फ के एक विशाल कोन में कन्वर्ट कर देना, कुछ इस तरह से, जो गर्मियों में पिघलकर सूखे खेतों को और लोगों को पानी दिया करता था। क्लेम जो अक्सर सुना जाता है, वांगचुक ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का इन्वेंशन किया। टेबल पर इस क्लेम को रखते हैं। दोस्तों, सच ये है, लद्दाख में पानी को चैनल करके जमाने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, और मॉडर्न आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाने की संरचना हमारे लद्दाख के ही एक इंजीनियर शेवांग नॉरफेल ने की थी। उनको द आइस मैन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, जिसकी वजह से उनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 1980 में हॉरिजॉन्टल फ्लैट आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की संरचना पहली बार की थी, और खुद वांगचुक भी ये कहते हैं कि शेवांग नॉरफेल का आइडिया ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, क्या वांगचुक जी ने आइडिया चुरा लिया? नहीं, यह कह देना साफ साफ गलत होगा। नॉरफेल जी ने ग्लेशियर्स को ऊंचाई पर और पहाड़ों में बनाया था, गांव से काफी ज्यादा दूर। वांगचुक जी ने उस तकनीक को सुधारा, ग्लेशियर्स को, आइस को जमाने के लिए कोन शेप बनाया, प्लस उन्हें गांव के नजदीक भी लेकर के आए, जिससे कि उसका यूज आसानी से किया जा सके। दूसरा, डिजाइन इतना ज्यादा ह्यूमन फेवरेबल हो चुका था कि आसानी से कोई भी उसे आगे चल के बना सकता है, इसीलिए उन्हें रोलेक्स अवार्ड भी मिला। फर्क सिर्फ शब्द का है। मैं इन्वेंशन कहूंगा तो गलत हो जाएगा, इसको ज्यादा बेहतर बोलने के लिए बोलना पड़ेगा री इन्वेंटेड और स्केल्ड। जी हाँ, एक ईमानदार फाइल दोनों नाम लिखती है। नॉरफेल जिन्होंने रास्ता दिखाया, और वांगचुक जिन्होंने इसको दुनिया तक पहुंचाया। तो अब तक फाइल कहती है, ना वो 400 पेटेंट वाले एक अकेले जीनियस हैं, ना वो गलत हैं, वो एक अप्लाइड इनोवेटर हैं, जिन्होंने एक पुराने आइडिया को नया फायदेमंद रूप दिया। लेकिन अगली एग्जिबिट इससे भी ज्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ साइंस की नहीं रह जाएगी, परिवार, पैसा और पॉलिटिक्स की बात आएगी। सेक्शन 3, द पुअर बॉय मिथ। दोस्तों, 3 इडियट्स में फुंगसुक वांगडू एक गरीब माली के बेटे थे, जो अपनी पहचान छुपाकर पढ़ते रहे। उस इमेज ने एक ऐसी धारणा बनाई जिस वजह से सोनम वांगचुक को भी जीरो से उठा हुआ समझा जाने लगा। एक गरीब लद्दाखी लड़का। तो फाइल खोलते हैं और उनके असली परिवार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रिकॉर्ड कहता है कि वांगचुक जी के पिता सोनम वांग्याल जी एक राजनेता थे और जम्मू एंड कश्मीर सरकार में मंत्री भी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, फिर कांग्रेस से। 1975 में जब वो मंत्री बने, परिवार श्रीनगर शिफ्ट हो गया। और एक दिलचस्प बात, वांग्याल जी ने खुद 1984 में लद्दाख के एसटी स्टेटस के लिए भूख हड़ताल की, जो इंदिरा गांधी का ध्यान उन तक खींच लाई। हंगर स्ट्राइक इस परिवार में पहली दफा नहीं हो रही है, पहले भी हो चुकी है। अब आती है बात
सबसे बड़ी और सबसे जरूरी, ये पुअर बॉय वाली मिथ खुद वांगचुक जी ने नहीं फैलाई ना बनाई। ये फिल्म और मीडिया की देन है। अमीर परिवार से होना कोई जुर्म तो नहीं है, और एक राजनेता का बेटा होना भी कोई बड़ा जुर्म नहीं है। उनका लद्दाख के लिए काम अपने आप में बहुत ज्यादा है और इसे जुटलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन एक फॉरेंसिक फाइल में मिथ और फैक्ट का फर्क जरूरी है। फैक्ट, वो गरीब नहीं थे। फैक्ट, वो फुनसुक वांगडू नहीं है, ये उन्होंने खुद कहा। तो जो लोग उन्हें गरीब रेंचो कहकर बेचते हैं, या जो लोग उन्हें राजनीति का बेटा होने के कारण उनके काम को खारिज करने की कोशिश करते हैं, दोनों सिर्फ मिथ बेच रहे हैं। फाइल दोनों ही मिथ्स को एकदम सिरे से नकारती है और रिजेक्ट करती है। तो दोस्तों, मिथ की तीसरी दीवार भी गिर गई, लेकिन अब हम फाइल के मुश्किल हिस्से में जा रहे हैं, जहां एलिगेशंस हैं और कुछ उल्टी कहानियां भी। सेक्शन 4, द नेटवर्थ मिस्ट्री। तो दोस्तों, इंटरनेट पर तो एक नया ही खेल चल रहा है सोनम वांगचुक की नेटवर्थ के बारे में। हर दूसरी वेबसाइट कुछ नया क्लेम कर दे रही है, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। तो हमने वो सारे नंबर्स एक टेबल पर रखे और जो मिला वो खुद एक पर्दाफाश है। देखिए, अब जानते हैं आगे क्या हुआ। हमने 5 सोर्सेस उठाए, 5 बिल्कुल अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं, और एक ने तो साफ साफ ये कह दिया कि वेरीफाइड फिगर कोई है ही नहीं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं सैकमॉल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट और डोनेशंस में चला जाता है, किसी की पर्सनल जेब में तो जाता ही नहीं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले की कमाई पता लगा पाना वैसे ही मुश्किल है, और ये सारी बायोग्राफी वेबसाइट्स बस एक दूसरे से नंबर उठाकर गैस करने में लगी हुई हैं। एक चीज जरूर वेरीफाइड है कि उनका अपना YouTube चैनल है, जो कि खुद उनके नाम से है, जिस पर लगभग 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर। एक असली पब्लिक इनकम सोर्स का जरिया वो जरूर है। तो इस एग्जिबिट का वर्डिक्ट सिंपल सा आया। जब कोई आपको वांगचुक जी की एग्जैक्ट नेटवर्थ बताए, चाहे उन्हें हीरो बनाने के लिए, चाहे उन्हें विलन बनाने के लिए, तो वह बिल्कुल अनवेरिफाइड चीजें बेच रहे हैं, फैक्ट तो कदापि नहीं। और एक फॉरेंसिक फाइल गैस को फैक्ट कभी नहीं बता सकती। सेक्शन 5, लैंड, फंडिंग एंड द स्टेट। दोस्तों, एक चेतावनी, इस सेक्शन की शुरुआत में जो आएगा वो एलिगेशंस हैं और इंक्वायरीज कोर्ट और एजेंसीज के सामने। इंक्वायरी का मतलब दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड पढ़ेंगे दोनों तरफ के, और किसी भी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये काम कोर्ट का है, हमारा बिल्कुल भी नहीं। पहला मैटर HIAL और उसकी जमीन से जुड़ा हुआ है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, सोनम वांगचुक जी की पत्नी गीतांजलि के साथ बनाया गया ये इंस्टीट्यूट एक फ्यूचर यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जा रहा था। सबसे पहला मुद्दा जमीन का। 2018 फ्यांग गांव में HIAL को लगभग 1076 कनाल या कहें तो लगभग 54 हेक्टेयर जमीन 40 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। मकसद था कि एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। फिर आया 2 अगस्त 2025, वहां पूरा अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ 2 आवाजें हैं और दोनों रिकॉर्ड पर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है वजह साफ थी, शर्त ये थी कि एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वहां बननी चाहिए, जो बनी ही नहीं, इसलिए जमीन वापस ले ली गई। ये ऑर्डर कागज पर आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ वांगचुक जी कहते हैं ये एक विचंट है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस पाने की राह में कई रुकावटें डाली गई, रेगुलेटरी हर्डल्स खड़े किए गए और फिर उसी का बहाना बनाकर जमीन छीन ली गई। तो वर्डिक्ट डिस्प्यूटेड है, ऑर्डर असली है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे का इरादा वो दोनों तरफ से लड़ा जा रहा है और वो फैसला कोर्ट का है, हमारा नहीं। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा संजीदा आरोप पर, जिसे सबसे ज्यादा इतिहास से समझना जरूरी है। 27 सितंबर 2025 को लद्दाख के DGP ने एक एलिगेशन लगाया वांगचुक जी के ऊपर और उनको एक अरेस्टेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से कांटेक्ट में बताया, और फरवरी 2025 में वो पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में भी गए थे। ये एलिगेशन लगाया गया, ये एक फैक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ का रिकॉर्ड भी उतना ही जरूरी है। वो कॉन्फ्रेंस आखिर थी क्या? वो एक UN और डॉन मीडिया की हिमालयन/ब्रीथ पाकिस्तान, ध्यान सुनिए, हिमालयन या ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट कन्वेंशन थी, जिसमें वांगचुक अपनी वाइफ के साथ गए थे। विकिपीडिया और फैक्ट चेकर्स इस पूरे पाकिस्तानी लिंक वाले फ्रेमिंग को डिस्प्यूटेड या कुछ तो साफ झूठ ही बोल देते हैं, पर गवर्नमेंट आज भी अपनी बात पर टिकी हुई है। पर दोस्तों, यहाँ 2 चीजों को अलग अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्रेंस में जाना
ये एक वेरीफाइड फैक्ट है, लेकिन इंटेलिजेंस लिंक ये एक अनप्रूवन एलिगेशन जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोर्ट का फैसला नहीं आया है, ना किसी भी चीज ने इसको साबित किया। एक को दूसरे से मिला देना वही गलती है जो पूरे माहौल में बार बार हो रही है, पर आज हम इस फाइल में वो गलती नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ आरोप लगाता है, दूसरी तरफ वांगचुक जी अपना पक्ष रखते हैं। इन दोनों में से किसी एक को सत्यापित करना एक ट्रू जर्नलिज्म बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस फाइल में बताए गए जितने भी तथ्य हैं वह कोर्ट के अंडर ट्रायल हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हमें इंतजार है कोर्ट के फैसले का। तो दोस्तों, ये सेक्शन अभी खत्म नहीं होता, ये खुला रहता है, क्योंकि कहानी खुद अभी खत्म नहीं हुई और ये दिखाता है कि इस पूरे माहौल में सच को ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। और यही इस पूरी फाइल की असली सबक है। इस आदमी के अराउंड दोनों तरफ से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। एक तरफ गरीब जीनियस जिसके पास 400 पेटेंट्स हैं, ये भी मिथ है। दूसरी तरफ फर्जी बात है, ये भी मिथ है। सच इन दोनों के बीच में कहीं दब कर बैठा हुआ है। इसलिए इस चैनल पर हमने स्टैंप लगाए हैं बातों पर। इसलिए हम दोनों तरफ के सोर्स रखते हैं, क्योंकि एक ऐसे दौर में जहां एक वीडियो यह झूठ बोल सकती है कि उनके नाम पर 400 पेटेंट्स हैं और एक हेडलाइंस आधा सच बेचती है, सिर्फ एक चीज बचती है जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, वो है रिकॉर्ड्स, जो मैंने आपके सामने इस फाइल में पूरी तरह से लिखे। अब फैसला आपका। लेकिन एक आखिरी बात, इस पूरे शोर में पेटेंट्स, लैंड, इस्तीफे, भूख हड़ताल, एक चेहरा हमेशा भुला ही दिया गया। वो है उस बच्चे का जो अभी शायद देश के किसी कोने में एक दीवार पर लगा कैलेंडर देखकर नीट की तैयारी कर रहा है। इसमें से कोई भी लड़ाई उसकी है ही नहीं, लेकिन हर लड़ाई का नतीजा उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। दोस्तों, आपके लिए या मेरे लिए वांगचुक हीरो थे या नहीं, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे या नहीं, सीजेपी सटायर थी या पॉलिटिक्स, इन सब से परे एक ठंडा वेरीफाइड सच ये है, जब भी एक एग्जाम का पेपर बिकता है तो कीमत वो बच्चा चुकाता है जो कई सालों से दिन रात पढ़ रहा है। और यही वो जगह है जहां इस पूरे ड्रामा का असली फैसला होगा। कोर्ट में नहीं, किसी कुर्सी पर नहीं, उसके अगले एग्जाम हॉल में। अब जान लेते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। क्या हमारे आवाज उठाने से कुछ बदला? जी हाँ, बदला तो है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि अब हर सेंटर के सीसीटीवी फुटेजेस 90 दिन तक अच्छे से स्टोर करके रखे जाएंगे। पेपर अब पुलिस एस्कॉर्ट में भेजा जाएगा। याद रहे 2024 में तो पेपर ई रिक्शा तक में लाद कर भेजा गया था। अब एनटीए के अंदर सीनियर पोस्ट पर आईआईटी एक्सपर्ट और इसरो के पूर्व चीफ आर राधाकृष्णन की कमेटी के लोग भी बैठेंगे। उन लोगों ने मल्टी स्टेज एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ बढ़ावे की सिफारिश भी की है। ये रिफॉर्म्स तो परफेक्ट हैं, वो बहस अलग है, लेकिन ये हुए क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट से सवाल की। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि ये सब तो बस पॉलिटिक्स है, तो एक पल जरा रुकना और सोचना उस एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चे के बारे में। क्या उसका आने वाला नीट का पेपर सेफ होगा भी या नहीं? उसका जवाब आप आज अपनी कलम से खुद लिख सकते हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछकर। यही तो डेमोक्रेसी है। दोस्तों, हम किसी के दोस्त नहीं, किसी के दुश्मन नहीं, हम सिर्फ खड़े हैं उन नीट के बच्चों के साथ में जिनका पेपर लीक हुआ। क्योंकि दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब ही है सवाल पूछना और अपनी आवाज उठाना। अगर हमने आज ये नहीं किया तो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए खतरा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट्री यहीं क्लोज करता हूँ। ये था द फॉरेंसिक डॉकेट। मैं हूँ आपके साथ एडवोकेट ऋषभ। फैसला आपका, आपके हाथ।